तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनमें काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिल रही है। कुछ कंपनीज के स्ट्रक्चर बियरिश हो रहे हैं तो कुछ के स्ट्रक्चर अगेन बुलिश हो रहे हैं। मतलब कुछ कंपनियां यहाँ से जो है बेटर परफॉर्म कर सकती है। तो एक एक करके सभी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बीएसई स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों अभी की बात की जाए तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% की तेजी आज हमें देखने को मिली है। बहुत सारे लोग परेशान है बीएससी के अंदर भी कि भैया वहाँ पे स्टॉक 2-2.5% वहाँ पे स्टॉक गिर चुका है, कंटिन्यू सेलिंग वहाँ पे चल रही है। तो एक एक करके इस वीडियो में स्टॉक को कवर करेंगे। आज की बात की जाए तो रिलायंस में तकरीबन 3% का अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ ये तेजी जो आई है, क्या इसकी वजह से रिलायंस क्या अगेन एक न्यू हाई के लिए रेडी हो रहा है, ये समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि रिलायंस जैसे स्टॉक्स जब मूव देते हैं तो उनमें यहाँ पे सेफ्टी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली तेजी के पीछे वजह क्या है और चार्ट जो है वो हमें क्या संकेत। पॉइंट यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस में अगेन हमें ड्रॉप देखने को मिला एंड जिसकी वजह से रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है। एंड इसी वजह से रिलायंस आज हमें एक बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आया। अगेन स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली। तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर ड्रॉप मिलता है तो ये रिलायंस के लिए एक काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिशियरी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनता है। सबसे पहले थोड़ा मैं फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली होता क्या है कि जो कंपनी अगर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रही है एंड उसके फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं तो होता क्या है कि एंड ऑफ टाइम वो स्टॉक्स भी यहाँ पे ग्रो कर जाता है। ये आप चीज़ हर स्टॉक में नोटिस कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फंडामेंटल को तो नज़रअंदाज करते हैं बट स्टॉक जो है वो उनका ऊपर जाना चाहिए, बस वही पॉइंट है। लोग गलती कहाँ पे कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी कंपनी के फंडामेंटल गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब रेवेन्यू गिर रहा है, प्रॉफिट्स गिर रहा है, बैलेंस शीट जो है वो भी गिर रही है, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रहा है। वो स्टॉक लोगों के लिए डायमंड होता है, लोग उसको डायमंड बना देते, किंग बना देते कि भैया स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो फंडामेंटल की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन जो स्टॉक मान लो रुका हुआ है या फिर थोड़ा करेक्शन दे रहा है और उसके फंडामेंटल कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं तो वो स्टॉक लोगों के लिए बेकार स्टॉक के अंदर में काउंट हो जाता है। तो यही लोगों की मेंटेलिटी होती है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग हो रहे हैं और स्टॉक अगर एक जगह पे रुका हुआ है तो समझ जाना वो स्टॉक फटेगा। रिलायंस की बात की जाए 24 का कंपनी का पी रेशियो है, मोनोपोली स्टॉक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो रिसेंटली जो कंपनी के नंबर्स देखने को मिले वो काफ़ी स्ट्रांग थे। ऑल टाइम हाई कंपनी का रेवेन्यू रहा। कंपनी के मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखा है पिछले कुछ टाइम से, बट ओवरऑल ठीक है। ओवरऑल एक बेटर प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया है 23,000 करोड़ रुपीस का। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के ईयरली वाइज तो कंटिन्यू कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे हम डायरेक्टली ये तो पता लगा सकते हैं कि भैया फंडामेंटल तो ग्रो हुए ही है बट स्टॉक के अंदर कोई बड़े जंप्स हमें देखने को नहीं मिले। अभी की बात की जाए तो एक अच्छे खासे बॉटम लेवल पे रिलायंस हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पर पहली बात ये रिलायंस की यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था। ये आपका यहाँ पे सप्लाई एरिया था एंड वही सप्लाई एरिया पे अभी के टाइम रिलायंस डिमांड जो है वो यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम रिलायंस ने यहाँ पे सप्लाई क्रिएट की, स्टॉक गिरा, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक का यही सप्लाई एरिया डिमांड एरिया बन चुका है। अगेन इस लेवल को रिलायंस रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो मेरा यहाँ पर क्या व्यू हो सकता है रिलायंस को लेके, देखिए अगर मैं बात करूँ तो पहली बात रिलायंस जो है डिमांड लेवल से रिवर्स कर रहा है। एंड दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फिबोनाची का लेवल्स है वो भी हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। मतलब फिबो के लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो रिलायंस तकरीबन आपको देखने को मिल रहा है 61% रेशियो पे 78% रेशियो के बीच में। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं रिलायंस के अंदर कि भैया जिस हिसाब से अभी ये डिमांड जोन के अंदर है तो मे भी आने वाले टाइम में रिलायंस धीरे धीरे करके, स्टॉक देखिए क्या है कि धीरे धीरे चलता है, तो मे भी आने वाले टाइम में स्टॉक धीरे धीरे करके सप्लाई एरिया पर जा सकता है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा मेरे हिसाब से लगभग दिसंबर तक का जो व्यू है वो मुझे रिलायंस में 1600 तक का दिख रहा है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। नेक्स्ट भैया हम बात करेंगे बीएसई के बारे में। स्टॉक में कंटिन्यू करेक्शन आ रहा है, स्टॉक लगातार गिर रहा है, लगभग 20% अपने हाई से गिर चुका है। जब मैं बोलता था कि भैया इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तब लोग बोलते हैं कि भाई आप क्या बातें कर रहे हो, स्टॉक तो 5,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। देखिए
जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीएसई नहीं जाएगा, लेकिन हर स्टॉक का अपना अपना अलग अलग टाइम पीरियड होता है। लाइक अभी के टाइम बीएसई का करेक्शन करने का टाइम है। अभी यहाँ पर गिरावट के पीछे वजह क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट से, रिजल्ट्स आए एक्सपेक्टेशन से बेटर आए, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट थे। एडजस्टमेंट ये था कि भाई यहाँ पर कंपनी का एस्टिमेट था कि भाई कंपनी, मतलब बाजार का एस्टिमेट था कि भाई 800 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, बट प्रॉफिट इससे ऊपर आए, 870 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया। लेकिन 870 करोड़ में से आपकी 160 करोड़ की तो अदर इनकम थी। तो वही पॉइंट है। दूसरी बात कि भैया यहाँ पे हर क्वार्टर कंपनी बीएसई के रेवेन्यू ग्रो कर रहे थे, बट इस बार क्या हुआ, रेवेन्यू फ्लैट रहा। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत झलक भी दिखा देता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एवरी क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, इस बार रेवेन्यू आपका फ्लैट था बीएसई का। दूसरा पॉइंट, 160 करोड़ की अदर इनकम थी, एंड अगर इसको अदर इनकम को यहाँ से मैं निकाल दूं 873 करोड़ में से, तो पीछे अमाउंट बचता है 710 करोड़ के आसपास, जबकि बाजार का एस्टिमेट था 800 करोड़ का। तो वही पॉइंट है, बाजार इसको एक नेगेटिव ले रहा है। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम का कंसर्न। बाजार का एस्टिमेट है कि जब बैंक्स गारंटीज यहाँ पर हमें एक्सपायर होते हुए नजर आएगी, तो वॉल्यूम्स में कहीं ना कहीं ड्रॉप आ सकता है, एंड इसी वजह से बीएसई के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो अभी की बात की जाए तो बीएसई में देखिए, मेरा सिंपल और क्लियर व्यू है कि जब तक बीएसई का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं होता तब तक चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है बीएसई के लिए। अभी की बात की जाए तो बीएसई में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई ट्रेंड लाइन और 3700 का लेवल, ये लेवल अपर साइड ब्रेकआउट करता है तभी चीजें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो बीएसई अभी एक इंपॉर्टेंट और अच्छे ट्रेंड लाइन पे है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो भाई 3400 का लेवल एक बहुत बड़ा लेवल है अभी के लिए बीएसई के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है बीएसई के लिए। अब ऐसा क्या होगा, अगर मान लो 3400 के लेवल पे बीएसई रुकता है, सपोर्ट ले लेता है अच्छा खासा, तो भाई अच्छी बात है। लेकिन अगर बीएसई, देखिए अच्छी बात तब होगी, पता है अच्छी बात तब होगी जब बीएसई 3400 के लेवल पे सपोर्ट लेके बीएसई यहाँ पे मूव दे, और वो मूव आपका 3000 लगभग 700 के ऊपर जाना चाहिए, तो बीएसई का स्ट्रक्चर हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे अगर बीएसई 3400 के नीचे निकल जाता है, तो फिर और दो कैंडल क्लोजिंग हो जाती है 3400 के नीचे, तो बीएसई में भी हमें 3000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये मेरा है बीएसई के अंदर टेक्निकल व्यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है ना, वो पिछले 2 सालों से काफ़ी मतलब इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हुआ है, जियो फाइनेंशियल का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो पिछले 2 सालों से जियो फाइनेंशियल का बिजनेस इंक्रीज हुआ है, बट स्टॉक इंक्रीज नहीं हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हुई है, एसेट्स जो है वो यहाँ पे मार्केट कैप से ज़्यादा हो चुके हैं कंपनी के पास, बट स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अगर किसी कंपनी का बिजनेस इंक्रीज होता है और स्टॉक नहीं भागता है, तो एंड ऑफ टाइम स्टॉक मूव दे देता है। अभी की बात की जाए, जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे 245 रुपीज़ के लेवल्स पे दिया हुआ है, और अभी स्टॉक मोमेंटम हमें देते हुए नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टैप किया, यहाँ पे किया, इस बार जियो फाइनेंशियल ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं टैप कर सकता है, और मे बी शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो मुझे दिखता है जियो में, वो कहीं ना कहीं 290 रुपीज़ तक का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, मे बी एक बार 290 के लेवल से करेक्शन दे दे, बट शॉर्ट टर्म व्यू धीरे धीरे करके मे बी स्टॉक 290 के लेवल से इजीली दिखा सकता है। आपका क्या व्यू है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।